अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशरत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं महक असलम। नया दिन, एक नई सुबह, एक नया एक नया चांस बहुत कुछ करने का। अगर कल कुछ रह गया था और आप नहीं कर पाए तो भाई आज नया दिन है, कर लें, निपटा दें, क्योंकि आज का काम कल पे मत डालें। अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। अच्छी बातों से याद आया कि हम हर रोज़ करते हैं आपसे एक अच्छी बात शेयर, और उसका मकसद ये होता है कि अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप सोचें कि ये अच्छी बात कहाँ फिट हो रही है। तो दुनिया के सभी लोग होते हैं भाई खूबसूरत, बस सूरती होती कहाँ पे? हमारे रवैयों में, हमारी सोच में। अगर हम कहते हैं कि फ़लाना बंदा खूबसूरत नहीं है, काला है, छोटा है, मोटा है, ऐसा है, वैसा है, तो ये हमारी अपनी सिर्फ सोच होती है। उसको अल्लाह ताला ने बनाया है और अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है। और प्लीज़ अपने जहन से ये नेगेटिविटी निकालें, दूसरों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, वो जैसे भी हों। अगर एक चीज़ की कमी आपको लगता है उनके अंदर है तो फिर ये ढूंढें कि अल्लाह ताला ने खूबियाँ कितनी रखी हैं। तो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा गुमान। खूबसूरती चेहरे में नहीं, रवैये में पिन्हा है, आप ये कहना चाह रही हैं। जी, आपको अपनी सोच को खूबसूरत बनाना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको दुनिया खूबसूरत लगे। तो आज क्या है हमारे शो में आपको बताते हैं। आज हमारे साथ होंगे कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान। उनसे बात करेंगे कराची के मसाइल जो हैं इंतज़ामी और किस तरीके से उनको हल किया जाएगा। आपको ये भी हम बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे उस वक्त भी हमने उनसे पहली मरतबा इंटरव्यू किया था और आज भी हमने करने जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बीमारियों से बचाव और सेहतमंद ज़िंदगी के हुसूल के लिए फूड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। जो गली मोहल्लों और कहते हैं ना कि यार गोलगप्पे लगे हैं, फ्रूट चाट लगी है, दही भल्ले लगे हैं, ज़रा खा लो। कहते नहीं है, कहती हूँ, ये बोले हूँ और खाती भी हूँ। हाँ। और अक्सर बीमार भी हो जाती हूँ। तो इससे अब बचना है, अब कैसे बचना है और इसके हवाले से क्या आपको एहतियात बरतनी चाहिए, आज इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। मुल्क में सैलाब के बाद कई जगहों पर मकड़ियों ने दरख्तों पर जाले बना दिए हैं। ये कुदरत ने कैसा कमाल किया है, ये क्या फ़ायदा है इसका, इस पे भी आज बात करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड कप की दुनिया से भी हम खबर देंगे। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई के लिए पहला मार्का आज होगा। मेसी की अर्जेंटीना क्रोएशिया मध्य मुकाबिल होंगे। तारीख रकम करने और लोगों के दिल जीतने वाली मोरक्को 14 दिसंबर को फ्रांस से टकराएगी। और पाकिस्तानी अवाम का दिल तोड़ने वाली कौमी क्रिकेट टीम की भी बात करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई है। अच्छा, कल एक जगह पे लिखा हुआ था कि जो टेस्ट सीरीज हम हारे हैं इसके कसूरवार हमारे कैप्टन हैं। चलो प्रोग्राम इस पे हम कौन है कसूरवार और किस पे आएगी जिम्मेदारी, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। अब तो आप कुछ भी कर लें, सीरीज़ तो आप जीत नहीं सकते, तो आप किसी को भी खिला लें, क्या ही फ़र्क पड़ता है। शो में और भी मौज़ूआत शामिल करेंगे, मज़ीद रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा हम फूड सेफ्टी की बात कर लेते हैं। महफूज ग़ज़ाई से भरपूर और सेहतमंद खाने तक रसाई तमाम लोगों की एक बुनियादी हक़ है। अगर खाना महफूज नहीं तो ये खाना नहीं है। बीमारियों से बचाव और सेहतमंद ज़िंदगी के उसूल के लिए फूड सेफ्टी ज़रूरी है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी सेहत अच्छी हो और हमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलें और हमारी तबीयत भी ख़राब ना हो। बिल्कुल। अच्छा फैसल, आपको इस तरह के खाने पसंद है? ये वैसे आपको तो पसंद है, आप तो बड़ा जाते हैं, फिर मुझे बता भी रहे होते हैं कि जी मैं गया। हाँ, मैं ही तो जाता हूँ। नहीं, अच्छा नहीं, मैं ही तो जाता हूँ वाली क्या बात है भैया, अकेला मैं ही तो जाता हूँ। आप जाते हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अच्छा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस हवाले से हम बात करें। लेकिन जिस वजह से ये खाना बनता है, यानी गैस अगर नहीं होगी तो खाना भी नहीं बनेगा, वो चाहे गली मोहल्लों का खाना हो या घर का खाना हो। तो पहले मैं चाह रही हूँ ज़रा हम गैस के हवाले से बात करें। शिमाली बलूचिस्तान को ठंडी फ़ज़ाओं ने अपने हिसार में जकड़ लिया है। ठंडी हवाओं ने जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा किया है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि गैस प्रेशर की कमी ने शहरियों को परेशान कर दिया। इट्स नॉट न्यू कि जब सर्दी आती है तो गैस गायब हो जाती है। ये हर साल का मसला है, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकलता है। कह दिया जाता है जी सीएनजी स्टेशन को गैस नहीं देंगे, सनतों को नहीं देंगे, लेकिन घरों में फिर भी गैस नहीं आती। ये मेरे अपने एरिया का एक्सपीरियंस है। नूरुल आरिफीन ने रिपोर्ट तैयार की, पहले आपको ज़रा वो दिखाते हैं। कोयटा में काले गहरे बादल छाए, सर्दी की लहर भी साथ ले आए। यकबस्ता हवाएं चलीं तो दर्जा हरारत भी नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। सर्दी का जोर बढ़ा तो गैस प्रेशर भी कमजोर पड़ गया।
ठंड से बचने के लिए शहरियों ने घरों में एलपीजी गैस के चूल्हे लगा लिए, जहां बच्चे बड़े सभी आग के गिर्द बैठकर हाथ सेकने में मशगूल हैं। हमारे इलाके में तकरीबन 4-5 साल से बिल्कुल गैस नहीं है। हम सिलेंडर भरवाती है जो काफ़ी महंगी है। एक सिलेंडर भरवाया मैंने जो 11 किलो का है, वो 2400 रुपये में भरवाती है, जो 5-6 दिन चलता है। मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे भी सर्दी और गैस प्रेशर की कमी से परेशान हैं। हमारे घर में गैस नहीं है, मुश्किल से हम लोग को ठंड लगती। सिरकी रोड, रहमत कॉलोनी और जहांगीर रोड के रिहायशी कहते हैं घरों में इतनी गैस भी नहीं आती कि चूल्हा जल सके। थोड़ा बहुत तो अगर आ जाती वो भी रात 12 बजे के बाद, थोड़ी बहुत। जैसे मतलब ये सर्दी या हवा चले बिल्कुल ही नहीं होती गैस। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1, जबकि कलात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल जानने वाले कहते हैं कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में सर्दी की शदीद लहर कुछ दिन तक बरकरार रहेगी। सर्दी ने शहरियों को सताया तो कहीं एलपीजी सिलेंडर तो कहीं लकड़ियां जलाकर खुद को सर्दी से बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। तो गैस आ जाएगी तो खाना भी पक जाएगा। वैसे हमने इससे पहले बात की थी कि फूड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है और हम अपने माशरे में इसको कितनी अहमियत दे देते हैं। यहाँ हम फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अक्सर हमारी फूड स्ट्रीट नाले के ऊपर बनी हुई होती है। अब ये देखिए ना आप, ये भी एक मसला है कि भाई अगर दुकानों में खाना साफ बन रहा है तो फिर जो वहाँ से गंद और वहाँ से ताफुन उठ रहा है वो मतलब जाहिर सी बात है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। अब इसी पर बात करने के लिए फूड सेफ्टी एक्सपर्ट नुमान सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, गुड मॉर्निंग। खाने को कैसे हम सेहतमंद बना सकते हैं, स्पेशली मैं बात करूंगी पहले उन खानों की जो कि हमें मिलते हैं रोड्स पे, जो कि हमें मिलते हैं ढाबों पर, जो कि हमें मिलते हैं ठेलों पर। अगर हमें कैसे पता चलेगा, मतलब मैं कहीं दही भल्ले खाने गई हूँ, फ्रूट चाट खाने गई हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा ये सेहत बख्श है मेरे लिए या नहीं, ये साफ़ सुथरा है या नहीं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। फूड सेफ्टी हमेशा किचन से शुरू होती है। मोस्टली होटल्स का किचन जो है वो होटल्स के बाहर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनके बारबेक्यू सेटअप्स हैं वो उनके एंट्रेंस के बाहर होते हैं, तो उससे एंट्रेंस के वक्त हमें आइडिया हो सकता है कि इनके अंदर के फूड सेफ्टी के क्या हालात हैं। तो जैसे ही हम इंटर होते हैं तो एंट्रेंस के बाद हमने जो ऑर्डर दिया है तो हम उसको देखते हैं, तो हमें जो सर्विंग स्टाफ होता है, जो ऑर्डर टेकर्स होते हैं, जो हमसे ऑर्डर लेने के लिए आते हैं, तो हमने उनकी पर्सनल हाइजीन को देखना है। हमने देखना है कि उनके नाखून कितने बड़े हैं, उनके जो बाल हैं वो कितने बड़े हैं, और उन्होंने जो है वो क्या हेयर नेट या हेयर कैप पहना हुआ है। इससे उनकी फूड सेफ्टी का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, मैं ये आपसे उसके बाद नौमान साहब, मैं आपसे उसके बाद जहां आपको बिठाया गया चाह रहा था कि ये तो आपने यकीनन वो बात की है कि जिसको प्रोसीजर्स फॉलो होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे जो बड़ी चेन्स हैं उनमें तो हो सकता है ये चीज़ फॉलो हो जाए, बट यू नो कि चाहे वो लाहौर की फूड स्ट्रीट हो जाए कि कराची की हो जाए, पेशावर की कहीं भी हो जाए, हम देखते हैं कि एक तो आसपास धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, ये एक उसमें ऐड ऑन करता है, प्लस ये कि बहुत सारी हमारी फूड स्ट्रीट्स नालों के ऊपर बनी हुई होती हैं और लोग आराम से जी बड़े मज़े से शौक से बैठ के खा रहे होते हैं। इसका क्या हाल है? जैसा कि हम सब जानते हैं, अच्छी सेहत के लिए हेल्थी डाइट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब हम हेल्थी डाइट तो खा लेते हैं, पर उसके साथ फूड सेफ्टी के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम ओवरलुक कर देते हैं। इस वजह से हर साल 48 मिलियन लोग कंटेमिनेटेड फूड खाने की वजह से हो जाते हैं। इसी वजह से इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए एक तो हमने हेल्थी डाइट का इस्तेमाल करना है, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है, और ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना है जो बिल्कुल सेफ़ हो और अफजान सेहत के उसूलों के मुताबिक हो। फूड सेफ्टी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो फूड हम खा रहे हैं वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल सेफ़ है। अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो फूड को इस तरह से हैंडल करना, फूड हैंडलिंग, इस तरह से प्रिपेयर करना, फूड प्रिपरेशन, और इस तरह से स्टोर करना,
फूड स्टोरिंग कि जिससे फूड बॉर्न इलनेस जिससे इंसान बीमार होता है उसका रिस्क कम से कम हो सके। सही है। फूड सेफ्टी के अंदर जो है फूड बॉर्न इलनेस है, इसको हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। बेसिकली जो वर्ड यूज़ होता है वो फूड पॉइजनिंग है। इसकी दो बड़ी रीज़न्स हैं। नंबर 1 के एक ऐसा फूड हमने खाया जो कंटेमिनेटेड था, तो कंटेमिनेटेड फूड खाने की वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। नंबर 2 हमने ऐसा फूड खाया जो स्पॉइल था, गला सड़ा था, तो गला सड़ा फूड खाने की वजह से भी हम लोग वो बीमार हो जाते हैं। सही। फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारी माशरे में बीमारियां भी फैलती हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल फीवर है, डायरिया है, एब्डोमिनल क्रैम्प है। बिल्कुल नुमान साहब, आपको पहले एहतियात करनी चाहिए ताकि इस बीमारी और इन बीमारियों के साथ फिर एक सीजनल बीमारियों का अटैक भी आपके ऊपर होता है ना, तो थोड़ा सा एहतियात आवाम को भी करना चाहिए। वक्त की थोड़ी कमी है, बेहद शुक्रिया फिर भी आप हमारे साथ मौजूद थे और इतने बेहतरीन तरीके से आपने हमारी आवाम को समझा। ज़रा आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के आर्टिस्ट निसार अली, जो स्केचिंग और वॉल पेंटिंग पर कमाल महारत रखते हैं। फैसल निसार अली हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। पहले तो हम आपको निसार के कुछ स्केचेस भी दिखा रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम निसार, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे शो में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से। बहुत शुक्रिया सामा टीवी चैनल को कि हम जैसे हकीर आर्टिस्ट भी आप लोगों के न्यूज़ में आ जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये जो आपने लफ्ज़ किया इसी में आपकी जो आजिज़ी नज़र आती है। निसार भाई, मैं चाहूँगा मुझे ये बताइए कि कब से आप ये काम कर रहे हैं और कितने अब तक स्केचेस या पेंटिंग्स बना चुके हैं? वैसे तो अभी मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ, 5th सेमेस्टर में हूँ, कोयटा के ब्यूटन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। इससे पहले भी थोड़ा बहुत मैं करता रहता था क्योंकि शौक़ था। अच्छा। तो जब हम ब्यूटन में पढ़ रहे और साथ साथ में जो डीसी की तरफ से जो हमें ये कमीशन वर्क मिला कि आप लोग वॉल पेंटिंग करें, और हम वहाँ पे गए और देखा और वॉल्स पेंटिंग पे हमने मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट किए, इस वजह से ताकि लोगों को ये नज़र आ जाए कि मतलब आर्ट भी एक अच्छा फील्ड है जिससे लोग तब्दील हो सकते हैं। सही। क्योंकि अब आप यूरोप में देखें तो तारीख़ में एक तहरीक चला था रेनेसांस के नाम पे, जिसकी वजह से आर्ट के शोबे के जो लोग थे, जैसे लियोनार्डो डा विंची थे, रेफेल थे, मुख्तलिफ आर्टिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी इस तहरीक में, जिसकी वजह से पूरा माशरा बदल गया था जी। तो हमारी भी यही कोशिश है कि अपने माशरे को बदलने की, और कोशिश कर रहे हैं कि अपने आर्ट के ज़रिए से माशरे में बदलाव लाए और थोड़ा सा माशरे को तरक्की दे दे। सही, ठीक। और निसार भाई, मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी आपको कामयाबी भी यकीनन मिल रही होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्केचिंग और वॉल पेंटिंग दोनों ही डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी है? क्योंकि मैंने जो बजाते खुद स्केचिंग जब की थी तो उसमें शेडोज़ और शेडिंग, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फैसल आपकी अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर आप हो जाते हैं ना, आपकी पूरी की पूरी स्केचिंग ही ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि दोनों का डिफरेंस, दोनों में क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल है? प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। सबसे ज़्यादा स्केचिंग ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक आर्ट के, आप जिस आर्ट के जिस फील्ड में जाएंगे, जैसे स्कल्पचर है, प्रिंट मेकिंग है, या इसी तरह मिनिएचर है, पेंटिंग है और वॉल पेंटिंग अलग कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप जाएंगे तो सबसे बुनियादी चीज़ जो हमारा है वो स्केचिंग है। आप अगर स्केच नहीं कर सकेंगे तो फिर आगे जाकर वो जो बाकी आर्ट हैं वो नहीं कर सकेंगे सही तरीके से। अलबत्ता बाज़ लोग ट्रेस के ज़रिए अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन स्केचिंग मेन बुनियाद है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके अलावा नहीं हो सकता। सही। अच्छा निसार भाई, मुझे ये भी बताएं कि किसी ऐसी शख्सियत का स्केच बनाने का आपका हो इरादा या कभी ख्वाहिश हुई हो कि मैं उसका स्केच बनाऊँ और उसको दूँ, उसको पेश करूँ एज अ गिफ्ट, तो प्लीज़ ये भी मुझे बताएगा। मैं ज़्यादातर जो जिस शख्सियत का मुझे अरमान है हमेशा उसका स्केच करता रहा हूँ, वो अल्लामा इकबाल है, जो हमारे पाकिस्तान के क्रिएटर है। तो मुझे दिल से वो पसंद भी है, और जब भी दिल करता है तो उसी का स्केच बनाने का भी दिल करता है। सही।
ठीक, बेहद शुक्रिया निसार भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है हमारी यंग जनरेशन के लिए, जो लोग सोचते हैं कि स्केचिंग और पेंटिंग या वॉल पेंटिंग एक बहुत ही बड़ा इजी सा है, तो भाई ये इजी नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। इल्म और अदब के मतवालों के लिए कराची एक्सपो सेंटर में सजाया गया 5 रोज़ा सालाना 17वां आलमी कुतुब मेला, जो तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए इख्तिताम पजीर हो गया। सैयदा जीनत ने रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा देखिए आप भी। कराची के एक्सपो सेंटर में 5 रोज खूब रौनकें लगी। बच्चे बड़े हर उम्र के अफराद ने जमकर खरीदारी की। कुतुब मेले का हालिया एडिशन पिछले तमाम इवेंट्स के मुकाबले में मुनफरिद था, जिससे मौशे को इक़दार, इंसानियत, बर्दाश्त और तहजीब का दर्स मिला। नौजवानों ने भी मोबाइल फोन्स के बजाय किताबों में दिलचस्पी ली। ये एजुकेशन बहुत सपोर्ट करता है यूथ्स के लिए, और इससे मतलब इस इवेंट से उनको पता चलता है कि उनका जो कराची शहर है वो कितना सपोर्ट कर रहा है उनको एजुकेशन की तरफ। हमारी बुक्स जो है हमारे लिए रोशनी है, और आज का जो क्या कहते हैं टाइम मेरा स्पेंड हुआ बहुत इंटरेस्टिंग गुजरा। मैंने बुक्स भी ली हैं, मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इंटरनेट पे पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता, जितना आप आके खुद पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बुक फेयर्स का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप एक बुक भी लेनी है तो दैट्स गुड, और आपको बंच ऑफ बुक्स एक साथ लेनी है तो दैट्स इवन बेटर, कि आपको और ज़्यादा कम प्राइस में मिल सकती है वो बुक वगैरह। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इल्म की प्यास बुझाने बुक फेयर में खरीदारी करते नजर आए। कहा ऐसे इवेंट्स बार बार होने चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ आया उनको दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा बुक्स को लेकर अवेयरनेस है, कितने लोग हैं यहाँ पर, मल्टीपल कल्चर्स की बुक्स अवेलेबल हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कराची में जो है वो अब थोड़े काफ़ी अरसे के बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं, और हमें जो इस तरह की एक्टिविटीज़ है लाजमी आना भी चाहिए। हर फील्ड से रिलेटेड बुक्स मौजूद हैं, देयर फॉर चिल्ड्रन, देयर फॉर एडल्ट्स। इंटरनेशनल बुक फेयर के कन्वीनियर वकार मतीन का कहना था कि रवां साल के कुतुब मेले ने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के थी, मगर 5 लाख से भी ज्यादा अफराद ने शिरकत की। इतना लोग खुश हैं कि जिन्होंने 1 या 2 स्टॉल लिए, वो कह रहे हैं 3 या 4 लेंगे अगली दफ़ा। गैर मुल्की पब्लिशर्स भी पाकिस्तान आए हैं और खुद आके वो बैठे हैं यहाँ पे। ये नहीं कि उन्होंने किसी को दे दिया हो कि आप हमारी किताबें बेचें। वो अंग्रेज़ यूके से खुद आए हुए हैं और आके अपनी किताबें खुद ही मतलब बेच भी रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। मुंतज़मीन का कहना था कि पहले 30% तक खुसूसी रियायत दी जा रही थी, लेकिन आखिरी दिन की वजह से पॉलिसी के बरक्स जाके 70% तक रियायत दी गई। जबकि 3 हॉल्स पर मुहित मेले में 330 स्टॉल्स लगाए गए थे। 5 रोज़ा कुतुब मेला हर उम्र के अफराद के साथ साथ बीना और खताती के शौकीन अफराद की तवज्जो का भी मरकज रहा। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद कहते हैं कि इस तरह के मेले साल में 1-2 नहीं बल्कि कई बार होने चाहिए। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ सैयदा जीनत, समा, कराची। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चंद रोज कबल डॉक्टर सैफुर रहमान ने मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभाला है, और एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होते ही उन्होंने ऐलान जो है वो बहुत सारे किए हैं। सबसे पहला तो ये कि KMC पार्किंग फ़ीस वसूल नहीं करेगा, फुटपाथ से तजावुज़ात ख़ात्मा किया जाएगा। इसके अलावा जितनी ज़ेर इंतज़ाम सड़कें हैं KMC के, उनकी बहाली जो है उसको तरजीह उन्होंने देने का कहा है। हमारे साथ आज जो है वो डॉक्टर साहब खुद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। थैंक यू। और देखें ये जो गद्दी है ये कांटों वाली गद्दी है, आपको भी बहुत बेहतर तरीके से पता है। अच्छा मैं बताऊं कि अपने नाजरीन को कि इससे पहले भी जब डॉक्टर साहब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे तो हम एक प्रोग्राम डॉक्टर साहब के साथ कर चुके हैं, जिस वक्त हमने किडनी हिल पे सारा किया था। एक बंजर ज़मीन को इतना हरियाली, सारे मामलात आपने किए। तो डॉक्टर साहब इस शहर को ठीक करने के लिए जो है KMC एक मरकज़ी इदारा है, लेकिन मसला ये है कि इदारा ख़ुद बड़े मसाइल का शिकार है। तो आप मुझे बताएं कि जो माजी में हमें कहा जाता रहा कि जी माली मसाइल बहुत सारे हैं, उनको सबसे पहले तो जाहिर सी बात है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, इदारे को ठीक करने का आगाज़ कैसे करेंगे? देखिए आपने बिल्कुल वजह फरमाया, शुक्रिया आपकी मुबारकबाद का। कराची छठा बड़ा शहर दुनिया का, 6th बिगेस्ट सिटी, और पाकिस्तान का एक इकनॉमिक इंजन है, इकनॉमिक हब है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं।
3 करोड़ की आबादी है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, कभी भी नहीं होंगे और ना कभी थे। लेकिन इन्हीं कम वसाइल में पाकिस्तान में दूसरे शोबों ने बहुत तरक्की की है, बहुत अच्छी की है, एक अच्छी हिकमत अमली से, एक मजबूत निज़ाम के तहत। बल्दिया उज़्मा कराची 100-125 साल हो गए हैं इसको बने हुए। इसने पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती सिस्टम का निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया था, लोगों को बताया था कि किस तरह 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट होती है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पूरी एक आप समझिए कि गवर्नमेंट है, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट, तमाम चीज़। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पार्किंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ, हमने खुद भी फेस किया चीज़ कि पार्किंग और पार्किंग माफिया शहर का सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से अरबों रुपए आवाम से बटोरे जाते हैं और कहा जाता है कि बहुत ऊपर बल्दियाती सूबों तक जो है वो इनकी रसाई होती है। मुझे ये बताएं कि क्या ये ख़बर वाकई ही सच है कि अब फ़ीस नहीं ली जाएगी, आवाम रिलैक्स हो जाए कि अब कोई अगर फ़ीस मांगेगा, कोई पैसे चार्ज करेगा तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, भेज सकते हैं? देखिए, असल में ये हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग है, रेवेन्यू जनरेशन का है, हमारी 34 साइट से। लेकिन जब मैंने पहली मीटिंग की, पहले दिन जब मैं बैठा तो मुझे पता चला कि KMC बहुत सारी ऐसी जगहों पे ख़ुद फ़ीस ले रहा है और वो ऑक्शन नहीं हुआ हुआ। 8 ऐसी साइट्स थी। तो ये एक गैर मुनासिब चीज़ है, मैं समझता हूँ गैर कानूनी भी है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर की कोई भी चीज़ विदाउट ऑक्शन नहीं हो सकती, चाहे वो कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन की एंट्री फ़ी हो, अंदर कोई भी जो सर्विसेज दी जाती हैं वो मैंने इमीडिएटली बंद की। अच्छा। कि KMC की कोई भी पार्किंग साइट विदाउट ऑक्शन नहीं हो सकती है। सही है। तो जब तक ऑक्शन का प्रोसेस नहीं हो जाता वो बिल्कुल पब्लिक के लिए फ्री है। मैं ये समझता हूँ कि पार्किंग का जो निज़ाम है कराची शहर में वो बहुत हैबतनाक है। बिल्कुल। अगर कोई, मैं कहता हूँ कि बड़ा से बड़ा आदमी भी आ जाए तो शायद अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी फैमिली की इज़्ज़त बचाने के लिए वो जो मुँह मांगी जो कीमत होती है उसको देता है, और डर के मारे वो पर्ची भी नहीं देता कि ना जाने मेरी गाड़ी उठा लेगा, गाड़ी पंक्चर कर देगा, गाड़ी ख़राब कर देगा, क्या कर देगा। इसको हम रेगुलराइज़ कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पैसे बटोरे जाते हैं, ये जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है, यानी जो एक शेड्यूल है, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और उसमें जो मैनेजमेंट है पार्किंग की वो भी बेहतर नहीं होती। आप देखते हैं कि बहुत रोज़ में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं बेहंगम, लेकिन जो आदमी खड़ा होता है उसको सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है, वो होता है पैसे से। कि आप पैसे दें और आप चले जाएँ। वो आप जैसी गाड़ी पार्क करेंगे वो ऐसे आपके पास लपक के आएगा और आपको उसको फिक्र नहीं होगी कि आप कब जाएँ। तो इसलिए भी तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको लाइसेंस दिए गए हैं KMC की तरफ से, और मैं DMC का भी कहता हूँ, और अगर वो मुनासिब अपना उनका यानी मैनेजमेंट नहीं है, लोगों के साथ रवैया ठीक नहीं है, ओवर पार्क करते हैं, तो तमाम के लाइसेंसेस कैंसिल होंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। कराची के शहरियों से मैं समझता हूँ एक तरह का भत्ता टाइप चीज़ होती है, यानी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके लिबास मुनासिब नहीं होते, जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, और वो एक ख़ास माफिया टाइप लोग होते हैं जो तमाम चीज़ें करते हैं। वो फला भाई का है पीछे, वो फला भाई कौन है पता ही नहीं चलता। डॉक्टर साहब, हमने मज़ीद आपसे बहुत सारी बातें करनी है, सड़कें और इसके अलावा जो शहर है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक हब नहीं होना चाहिए, वो शहरियों को तफरीह फराम करने वाला शहर भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है, अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको नए दिन में खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे साथ द न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर कराची मौजूद हैं, डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम सड़कों के हवाले से बात करें। कराची और सड़कें, इनका 36 का आंकड़ा लगता है। बारिश हो, बारिश ना हो, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या फिर सीधी सीधी सड़क भी हो तो अपने आप ही टूट पड़ती है। सर ये बताइए KMC के जुरिस्डिक्शन में कौन कौन सी सड़कें हैं और उनकी सिचुएशन क्या है, उनके साथ क्या प्लान है? देखिए, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स का, वो बहुत ज़बू हाली का शिकार है। कराची का एक यूनिक गवर्नेंस मॉडल है। KMC की अपनी सड़कें, DMC की अपनी सड़कें, कैंटोनमेंट की अपनी सड़कें, उसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है उसकी अपनी सड़कें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी सड़कें, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनकी अपनी सड़कें हैं। तो ये एक यूनिक किस्म का मॉडल है आई थिंक, लेकिन हम उस बहस में नहीं जाते। बल्दिया उज़्मा कराची की 106 बड़ी सड़कें, अच्छा। और उनमें से 38 ऐसी सड़कें जिनमें शाहराह फैसल, शाहराह पाकिस्तान, SM तौफीक रोड, SM सुलेमान रोड, यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह कायदीन, उसके शहीद मिल्लत रोड, कश्मीर, ये बड़ी बड़ी नुमाया जो सड़क है, 7000 रोड और ये तमाम रोड।
तो प्लान हमारा ये है कि तमाम इन रोड्स का एक असेसमेंट मैंने कराया डे 1 में। उस असेसमेंट में ये है कि जहाँ पे जो पॉट होल्स हैं या कहीं से टूटी हुई है सड़क तो उसको देखा जाए। नंबर 2 ये कि फुटपाथ पे अगर कोई फुटपाथ टूटा हुआ है तो उसकी रिपेयर कराई जाए। और अक्सर हमने देखा है कि जो बिल बोर्ड्स पहले लगते थे तो उसके रेमिनेंट्स अभी तक रखे हुए जिससे लोग चल नहीं सकते, तो वो वॉकवेज नहीं है। नंबर 3 ये कि उस पर अगर किसी तरह की भी इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई जूस वाला बैठा हुआ है, कोई टायर पंक्चर, मैं समझता हूँ कराची की एक निशानी है कि वो टायर लटका देते हैं और तमाम चीज़ें, कोई गन्ने का जूस है, दूसरी चीज़ें हैं वो। आपको रोकना पड़ा एक बहुत। अब दोबारा से डॉक्टर साहब की जानी में आती हूँ। डॉक्टर साहब एक तो बात अपनी मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल लीजिएगा। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का एक अहम अस्पताल है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 1000 बेड्स का ये अस्पताल, लेकिन सहूलियात का फुकदान है। कहीं मशीन्स नहीं है, अगर मशीन्स है तो अमला नहीं है, नर्सेज सही तरीके से काम नहीं कर रही। अगर एक यही अस्पताल ठीक हो जाता है तो बड़ी कराची की आवाम आपको दुआएं देंगे। तो इसको ठीक करने का कोई प्लान है? जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। मैं रोड्स की बात मुकम्मल कर लूँ तो उसमें फुटपाथ पे जो इंक्रोचमेंट है, और न सिर्फ ये बल्कि प्लांटेशन, जो हुस्न होता है किसी भी शहर का वो ग्रीनरी में होता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर में इस तरह की बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं है। लश ग्रीन इसको होना चाहिए। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज़ हैं तो आप देखें उस पर कपड़े लटके हुए हैं और बैनर्स पुराने लगे हुए हैं, जो आवेज़ा हैं, जो कि बहुत ही बुरा और फिर टूटा हुआ होता है। तो उसको बेहतर करने का पूरा प्लान है नंबर 1। और स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल तमाम, यानी कि जब भी हो वो हमेशा लेट होनी चाहिए। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के चंद बड़े अस्पतालों में आता है। 1974 में ही बना, लेकिन अभी ये अस्पताल इंतहाई यानी बुरी हालत में, तबाहाली का शिकार। गवर्नर सिंध ने इसमें एक कमेटी बनाई है जो कि इसकी बहाली का काम करेगी। उसने काम शुरू कर दिया है। उसके जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, लेबॉर्ट्री है, ओपीडी है, इमरजेंसी है, उसका ट्रॉमा से रोकना पड़ रहा है। सुलेमान शहबाज सब मीडिया से गुफ्तगू करें, सर आपको सुनवा देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे साथ मौजूद हैं एंड हम उनका एक बार फिर तहे दिल से ये भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार किया, लेकिन हम उनको और इंतज़ार करवाएंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और मज़ीद उनसे सवाल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर उरूसुल बलाद कराची रोशनियों का शहर, और उम्मीद यही है कि इसकी रोशनियाँ दोबारा लौट आएँ। हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कराची बड़े मसले मसाइल हैं, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों का स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कोई जगह नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, जिनके पास हैं पैसे वो नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ निकल जाते हैं। कराची को एक अच्छा रिक्रिएशनल सिटी बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्या प्लान्स हैं आपके पास? देखिए, कराची शुरू से रिक्रिएशनल प्लेस नहीं था कभी भी। ये एक इकनॉमिक हब है, हमें मानना चाहिए। यहाँ लोग अपने माश के लिए आते हैं पूरे पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से, और यहाँ कमाते हैं और तमाम चीज़ें। कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर वक्त बदला है, लोगों का स्ट्रेस, मौजूदा जो दौर है और जो चैलेंजेस हैं उसमें लोग बहुत स्ट्रेस में। स्ट्रेस तो स्टार्ट हो जाता है जब अपने घर से निकलते हैं, सड़क पर आते हैं, सीवरेज का देखते हैं हाल, वाटर की कमी होती है, रोड्स ख़राब होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स का इशू होता है। ये तमाम चीज़ें उनके स्ट्रेस में इजाफा करती है। और उसमें सोने पे सुहागा ये होता है कि कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे वो सुस्ता सकें, सुकून हासिल कर सकें। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी, कराची शहर के बिल्कुल वस्त में धोराजी में एक 62 एकड़ की जगह किडनी हिल के नाम से है, जो कि डेवलप की गई, जहाँ पे तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा दरख्त इंडिजिनस लगाए गए। तो तमाम वो चरन परंद और वो वापस आ गए तमाम जगह पे। इसी तरीके से अलादीन पार्क, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस पे ऑर्डर किया है कि वहाँ पे ज़बरदस्त पार्क बनाया जाए, तो उसकी भी तामीर का आगाज़ हो गया है। तो मैं ये यकीन रखता हूँ कि आने वाले वक्त में कराची के शहरियों को बहुत अच्छी तफरीह कहाँ मिलेगी। अलादीन पार्क की सूरत में एक किडनी हिल मज़ीद बेहतर होगी। वहाँ पे हम एक चेयर लिफ्ट लगाने का हमारा प्लान है, ज़िप लाइन जिसे कहा जाता है। उसके अलावा बाग़ इब्न क़ासिम, जो कि 132 एकड़ पे मुहित एक बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे हम एक ज़िप लाइन लगाएंगे। और न सिर्फ ये बल्कि वहाँ पे एक फूड कोर्ट का भी हमारा प्लान है ताकि लोग इंजॉय कर सकें। और मैं कल एक अशाइये में मौजूद था तमाम एक कौंसलेट के, तो उसमें मेरी मुख्तलिफ़ कौंसलेट जनरल से बात हुई। तो मेरा ये भी इसमें इरादा है कि वो उसके कुछ पॉकेट्स
दूसरे ममालिक को दिए जाएं ताकि वो अपने कल्चरल उसको प्रमोट, ख़ास तौर पे ईरान है, टर्की है, ऐसे ममालिक जो हम इनको देखना चाहते हैं। तो ना सिर्फ ये बल्कि कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन को हम बहुत अच्छा करेंगे। हमारा लांडी का जो ज़ू है और बॉटनिकल गार्डन उसको बेहतर हमें करना है। हमें एक और लांडी में हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि गैर फ़ाल है एक ज़माने से, तो उसको भी हम किसी न किसी तरीके से फ़ाल करेंगे। और एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के दरमियान एक जगह है फैज़ी रहमीन आर्ट गैलरी, वो तकरीबन 40 साल से इसी तरीके से अबंडेंट पड़ी है। और अगर कोई वो तकरीबन 6 एकड़ की जगह है, वहाँ पे बहुत अच्छा हॉल बना है 1800 नशिस्तों का, यानी वो पाकिस्तान में शायद इतना बड़ा ऑडिटोरियम नहीं होगा। उसका फ्लोटिंग आपके डेस्क है जहाँ पे स्टेज फ्लोटिंग है, लेकिन ये कि KMC कुछ पेमेंट नहीं कर सकी थी जिसकी वजह से रुका हुआ है, तो उसको भी मुझे मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज़ की जो कि पब्लिक मनी से मिला हो, उसके समरात फ़वाइद अगर लोगों को ना मिले तो वो ज़्यादा बड़ा गुनाह है कि मैं उसको अपने सीने के साथ लगा कर रखूँ। तो ये भी मेरे प्लान में शामिल है। और एक अच्छी चीज़ जो है वो मैं चाहता हूँ कि कराची में एक नया काउंसिल हॉल और टाउन हॉल बने जो कि इस कराची की पहचान हो। यानी 100 साल गुजर गए हैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के काउंसिल हॉल को, ये बिल्कुल उसी तर्ज का बना है जिस तरीके से बरतानिया की पार्लियामेंट है, बिल्कुल उसका रेप्लिका है। तो लेकिन अब 370 इसके माशाल्लाह अरकान हैं तमाम, और यहाँ पे 310 की जगह है। जब आपने ब्रिटिश रेप्लिका की बात की ना, मैं पार्क्स के हवाले से भी मैं आपसे करूँगा सवाल, लेकिन एक मेरा हम अभी पूरी टीम अभी कुछ दिनों पहले हम गए बाहर नाश्ता करने, मैंने यूँ सर उठा के देखा, मैंने कहा यार लाहौर जो है माशाल्लाह वो मुग़ल आर्किटेक्चर है, हमारा जो है वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। सर डू यू हैव एनी प्लान कि हमारी जो, क्योंकि हमने कुछ प्लान किया था वो एक इमारत को लाल कर दिया, एक को गुलाबी कर दिया, हम ये भी तो करते हैं ना। क्या हम बर्न्स रोड से लेके और दीगर जितनी हमारी इमारतें हैं, बोल्टन मार्केट, पुराना, ये जितना कारादर, यहाँ जो अंग्रेज़ इमारतें हैं अंग्रेज़ साख्त की, क्या हम देख सकते हैं कि वो उसी हालत में वापस आ सकती हैं? जी, ये मेरी तरजीहात में है। वन ऑफ द पॉइंट है, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। कराची इज़ ब्लेस्ड विद ऑल दीज विक्टोरियन बिल्डिंग, लेकिन हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ लोग उसको इन्हदाम यानी टूट रही हैं, तोड़ रहे हैं उसको, और नए प्लाजाज बन रहे हैं, चूना कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं उसमें ये तमाम चीज़ करूँगा। एक जो अहम चीज़ है, मैं आपके उसकी तरफ भी निशानदेही करूँगा कि इस दुनिया में एक ग्रेव यार्ड का बहुत बड़ा मसला है, तो बहुत ही अहम। कराची शहर में 100 से ज़्यादा ग्रेव यार्ड हैं, और बल्दिया उज़्मा कराची के पास 38 ग्रेव यार्ड्स हैं जो कि वो रन करती है बाकायदा, और जिसमें से 6 फुल हो चुके हैं, और उनमें अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है। और न सिर्फ नहीं है बल्कि कोई नई जगह भी नहीं है। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कानून हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करें कि जो भी हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस होती हैं उसमें एक पोर्शन मैंडेटरी हो फॉर द ग्रेव यार्ड। हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि एक कब्रिस्तान का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, उसमें हम अपने अजीज़ों की कब्रें होती हैं और उसको हम संभाल के रखते हैं, हमारी अक़ीदत है इन तमाम चीज़ों से। इसी तरह एक लांडी में हमारे हॉस्पिटल के साथ मॉर्चरी है, सर्द खाना, उसको भी मेरा फ़ाल करने का प्रोग्राम है। ये चंद मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मैं बिल्कुल हंगामी बुनियाद पर उसको मैंने शुरू किया है, इंशाल्लाह अच्छा होगा उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि फैसल भी कह रहे थे ना, पार्क्स की जब हम बात करते हैं, लाहौर को अगर हम देख लें तो हमें इतने पुराने पार्क्स वहाँ पर मिलेंगे जिनकी तारीख़ इतनी पुरानी है कि हमने ना जाने कितनी दफ़ा उनका जिक्र सुन लिया। कराची में ये चीज़ क्यों नहीं है? क्या नए पार्क्स आपका बनाने का कोई इरादा? क्योंकि ये कराची के लिए बड़ा ज़रूरी है, ग्रीनरी कहीं पर हमें नज़र नहीं आती कराची। देखिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इसमें दो चीज़ें हैं। कराची एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पे जो नेचर है वो इतनी सूटेबल नहीं है कि यहाँ पे उस तरीके से लाहौर या फैसलाबाद या इस्लामाबाद जैसी चीज़ें हो। बारिशें कम होती हैं, अभी जो बारिश होती है वो तूफ़ानी बारिश होती है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीज़ें। तो एक तो ये चीज़ हमें रखनी चाहिए। जो हमारे पुराने बागात हैं जिसमें बाग जना है, जनाब पार्क है, पोलो ग्राउंड जिसको कहते थे, वो बहुत वेल मेंटेन है। हमारा जो
फ्रेयर गार्डन है सुप्रीम कोर्ट के बराबर में, वो बहुत अच्छा है हमारा। इसी तरीके से मैंने बाग़ इब्न क़ासिम, झील पार्क, रुस्तम पार्क, आंटी पार्क, ये तमाम चीज़ें, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत कम ना होने के बराबर है, ये नेग्लिजिबल हैं ये तमाम चीज़ें। हर कम्युनिटी का अपना एक पार्क होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, उसको मॉडल के तौर पे कम्युनिटी ओन कर ले। एक ये जो कॉन्सेप्ट है कि सरकार की कोई चीज़ है वो ज़िंदगी भर सरकारी मुलाजमिन करेंगे, ये मुमकिन नहीं। इसीलिए ये जितने भी पार्क्स हैं इनकी मैं एक बोर्ड बना रहा हूँ जिसमें कराची शहर के जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स होंगे, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको मैं डालूँगा। किडनी हिल का मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है, इसी तरीके से हिल पार्क, बाग़ इब्न क़ासिम तमाम, ताकि ये लुक आफ्टर करें, इसमें पैसे लगाएं, अपनी जिद्दत करें और जो क़वानीन हैं उनको मलूज़ ख़ातिर रखते हुए तमाम चीज़ करें। डॉक्टर साहब, मैं आखिर में एक चीज़ जो सबसे बड़ा मसला है, आपने जैसे खुद अभी बारिश का जिक्र किया, वो जब मौसम आता है तो नाला साफ़ होगा, इससे पहले नहीं होगा। हमारे यहाँ नाला सफाई जो है उस पर अब कितना काम मैं देख रहा हूँ, और उसमें मसाइल क्या क्या हैं? एक तो मैं बता दूँ एनक्रोचमेंट, और क्या क्या इशूज़ आते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया। कराची उन खुश नसीब और खुशकिस्मत तरीन सिटीज़ में जिसका नेचुरल ड्रेनेज था, लेकिन वक्त के गुज़रते के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ा तो यहाँ पे इंक्रोचमेंट कह लें या फिर ज़रूरत के लिहाज से लोगों ने बिल्डिंग्स बना ली। उनके जहन में नहीं था, कराची में बारिशें कम होती थी हमेशा, लेकिन लियारी रिवर के तहत जो गुज्जर नाला एक नेचुरल ड्रेन है, औरंगी नाला, महमूदाबाद का नाला, पिक्चर नाला, इस तरह बहुत सारे नाले जो कि नेचुरल ड्रेन, जहाँ हमने नेचर से छेड़छाड़ की, रुकावट की, तो ये हमने नतीजा देखा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा काम किया, हुकूमत सिंध ने, कि जो हमारा गुज्जर नाला है उसमें बाकायदा उसकी जो इंक्रोचमेंट थी वो ख़त्म की गई और बाकायदा एक पक्का नाला बनाया जा रहा है ताकि उसमें कोई इंक्रोचमेंट ना हो। महमूदाबाद जो नाला है उसके साथ बाकायदा सड़कें बनाई गई हैं और लाइट्स लगी हैं ताकि एक नया मॉडल लोगों के पास हो। और आपने देखा होगा हालिया बारिशों में उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई, बिकॉज़ के नाले बहुत अच्छी तरीके से चल रहे थे। दुनिया में हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है, अगर हम समझें कि नालों की इम्पोर्टेंस नहीं है तो मैं समझता हूँ कि घर की जिस तरह इम्पोर्टेंस है, आपकी जिस तरह इम्पोर्टेंस है, इसी तरीके से स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, बरसाती नाले हों या सीवरेज के यानी गंदे पानी के नाले हों, वो भी इतनी अहमियत के आमिल हैं जितना साफ़ पानी की जो स्टोरेज का टैंक होता है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और ये हमारी आपसे पहले नहीं होगी, ये हमारा वादा है, और आप भी हमसे वादा करके जाएँ कि अब हम ज़रा जाएंगे और असल में दिखाएंगे कि ऑन ग्राउंड क्या कुछ काम हो रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर सैफुर रहमान, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मौजूद थे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अक्सर सांप का करतब तो देखा होगा, सपेरे बीन बजाते हैं, सांप करतब दिखाते हैं। आज हम आपको सांप का करतब नहीं दिखा रहे हैं, आज हम बात करते हैं जोगी की। जोगी कैसे बनता है, अनदेखा पाकिस्तान में देखिए। खबरदार, कमजोर दिल हजरात और बच्चे ये वीडियो हरगिज न देखें। कदम ना गए, कदम ने ठंडी कदम। पाकिस्तान का वो वाहिद कबीला जहां सांप और इंसान का मुहायदा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। उमरकोट की इस बस्ती में पैदा होने वाले हर बच्चे को माँ के दूध से पहले सांप का जहर पिलाया जाता है। बच गया तो जोगी, मर गया तो खुदा के हवाले। हमारा कर्तव्य काले नांग की सुती हम देते, हमारे छोटे बच्चे होते हैं उसी को हम सुती देते हैं। इसी की अगर छुट्टी देते हैं, सुती पीने से बाद वो 10 दिन गस हो जाती है। कोई नहीं पिएगा, दूध नहीं पीना होता, उसी को गस हो जाता है। फिर खुदा की अल्लाह की मखलूक में से वो बच्चा बच जाता है तो फिर जंगलों में जाता है। बला जब भी पकड़ता है तो उसी को काटेगा तो वो असर नहीं होता है। वो हमारा जोगियों का काम है। न्यानी होती नहीं, लड़का होता है तो फिर उस लड़के को हम देना पड़ता है हमारे को। सपेरों की बस्ती।
जोगी कबीले के सरदार के पास 100 साल पुराना नाग इन बच्चों का मुस्तकबिल तय करता। ये इसको बोलता है जहर। ये हमारा जो को भी लड़का माँ के पेट से निकलेगा बाहर तो फिर उसको पहले हम सुती पिलाते हैं जहर की, एक कतरा मना सुती का पिलाते हैं। फिर बड़ा हो जाएगा, फिर सांपों का मालूम पड़ जाएगा, कैसा भी सांप, नाग, बला, डूमी, सूमी, काला कबला, झूल, पदम, सक्कचूर, वच, लुंडी, खप्पर, घोड़ियाल, इसकी मालूम पड़ जाएगा। दूसरे नंबर तो इसको जहर असर नहीं करेगा। जोगी बनने की ये रस्म सिर्फ लड़के के लिए होती। बच्चियों को ब्याह के वक्त जहेज के साथ सांप या मनका दिया जाता है ताकि वो भी अपना माजी याद रखें। आपको पकड़ने के दौरान उनसे एक वचन करते हैं, ये एक ड्रोही डालते हैं और उससे हम कसम उठाते हैं कि हम आपको ये 6 महीने के लिए रखते हैं। और उनके बच्चों के मुताबिक ये कि ये मिथ है। जब उस पर नाम रखा जाता है तो उस दिन उनको सांपों की वो जो है वो पिलाते हैं और वो कहते हैं कि इनके खून में ही शामिल हो गया है ये सांप का, तो उस पर असर नहीं करेगा उनका जहर। सपेरों की इस बस्ती में 300 घराने सांप के करतब दिखाने के माहिर हैं। इस बस्ती में कदम फूंक कर रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ आदमी कम और सांप ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं जनाब। हम सबको याद है कि जब सैलाब आया था तो कई सीनियर वज़रा ने ये कहकर अपना दामन छुड़ा लिया था कि हम कुदरत के आगे बेबस हैं, लेकिन कराची के कुछ बच्चे हमें भी और उन तमाम लोगों को भी ये बता रहे हैं कि अगर आज से ही तैयारी की जाएगी तो कल को बयानबाजी के बजाय ऐसे मुतासरीन की दादरसी की जा सकेगी। चलिए मिलवाते हैं ऐसे बच्चों से जो सैलाब मुतासरा इलाकों में ट्रेनिंग देने पहुँचे हैं। पाकिस्तान में इस साल ऐसा सैलाब आया जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। पूरा सिंध सैलाब में डूबा हुआ था। उस सैलाब को गुजरे अब 3 माह से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। कई जगहों से पानी उतर चुका है, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे पानी मौजूद है। ये सैलाब गर्मियों के बाद और बारिशों के सीज़न में आया था, अब सर्दियों की आमद है। ऐसे में सैलाब मुतासरीन सर्दियों में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत तने तनहा उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। वो उनके लिए क्या चीज़ ला रहे हैं और वो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। सैलाब ने बिखेरे थे कई ख्वाब, कई आशियाने कर दिए थे बर्बाद। मेरा नाम मोहम्मद अहमद फारूकी है। मेरा नाम हम्माद पीरज़ादा। मेरा नाम गुलरेज है। लेकिन हम्माद, गुलरेज और अहमद वो करने आए हैं जो बड़े बड़े नहीं कर पाए हैं। गंबट से 12 किलोमीटर अंदर की तरफ ये गांव सखी रानो आता है और यहाँ पे आबादी अच्छी खासी है। अभी तक यहाँ पे इमदाद इतनी ज़्यादा नहीं पहुँची है और 3 महीने बाद भी यहाँ पे पानी अभी तक वैसे का वैसे ही है। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कराची से आए हैं और इस जज्बे के साथ आए हैं कि वो मदद करेंगे अपने इन बहन भाइयों की। सर, जब इधर सैलाब आया तो तकरीबन इधर 4-4.5 फुट पानी था और तकरीबन हमारे जो घर गिरे हुए हैं अभी भी और बारिश की वजह से गिरे हैं वो तकरीबन 70% गिरे हुए हैं। मैंने न्यूज़ और यूट्यूब पे देखा कि हमारे फ्रेंड्स जैसे मुसीबत में सैलाब आया है और इसलिए मैंने सोचा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। फिर ये अपने साथ इमदाद लाए हैं। सिर्फ सामान बांटने नहीं
बल्कि ये बच्चे सैलाब मुतासरीन को आने वाले वक्तों में मुश्किलात से निमटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये इसका दरवाज़ा है, ये इसकी जाली है, इसकी वजह से मच्छर अंदर नहीं जाएंगे। और इसका दूसरा दरवाज़ा है, इसकी वजह से बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा। इस दरवाजे को बंद करने की वजह से पानी अंदर नहीं जाएगा। ये इसका कवर है, इसे आप इसके अंदर फिट कर दें। और इसकी वजह से इसके यहाँ पे पानी नहीं जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा और इसके कैम्प के अंदर भी पानी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से सेफ रहेगा। ये जो टेंट लगे हुए हैं ये बरसात के बचने के लिए है और बरसात भी आए मच्छर से बचने के लिए भी हैं। और ये बच्चे हमें भी सिखा रहे हैं, हमारी औरतों को भी सिखा रहे हैं और हमारे बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि ये काम ऐसे होता है। हम इनको खाने पीने की अशिया दे रहे हैं, जैसे कपड़े दे रहे हैं, शूज़ कैंप लगा के दे रहे हैं। इनको तो बता रहे हैं कि हम अभी हैं आपके साथ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये असांखे ॿार सम्झाइण आया आहिनि त ये टेंट हीअं ठहंदो या हीअं ॾिठा। इन बच्चों की मेहरबानी है, ये हमें टेंट लगाना सिखा रहे हैं। हम ये हुनर अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। जॾहिं ये टेंट असां पंहिंजे ॿारनि खे सेखारींदासीं। हमारे और भाई और साथी जो है सैलाब की वजह से मुश्किल में हैं, तो उनकी मदद करने के लिए हम इधर आए और उनको ये बताने के लिए कि जब तक उनके भाई उनके साथ हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इन बच्चों ने एहसास किया, ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने इन्हें इमदादी सामान भेजा और वो सामान इन बच्चों ने खुद पैक किया और फिर सब कुछ लेकर वो अपने बहन भाइयों के पास चले आए। इन बच्चों का बहुत शुक्रिया कि हमें रहने के लिए टेंट दिए। हम तो डूबे पड़े थे, लेकिन इन बच्चों का बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि किसी का पेट एक दिन के लिए भरना हो तो उसे मछली खिला दो, लेकिन अगर उम्र भर किसी का पेट भरना हो तो उसे मछली पकड़ना सिखा दो। ये बच्चे मछली पकड़ना ही तो सिखा रहे हैं। अगर हम आज ऐसे काम करना सीखेंगे तो हम बड़े होकर और लोगों की मदद करना सीखेंगे और उनकी मदद करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हम बड़ों को सिखा रहे हैं कि अगर आज हम इनको नेचुरल डिज़ास्टर से निमटना सिखाएंगे और इस तरीके की मैनेजमेंट सिखाएंगे, इंतज़ामी उमूर में इनको इतना पक्का कर देंगे कि अगर कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो तो फिर हमें कहीं और से ना ही रिसोर्सेज और ना ही ह्यूमन फोर्स बुलाने की ज़रूरत पेश आए। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। जगमगाते दांत किसको पसंद नहीं है? आपको पसंद है? हाँ, सबको पसंद होता है। यही दांत शख्सियत की नुमाइंदगी भी करता है, यानी आपकी पर्सनालिटी को मज़ीद इन्हेंस करता है। और अगर आपके दांत प्यारे नहीं तो हंसने का भी दिल नहीं करता। अगर आपके दांत पीले होते हैं तो लोग आप पे बहुत कमेंट्स पास करते हैं। आपको ना ये शुक्रिया अदा करना चाहिए आपके को एंकर ना सिगरेट पीते हैं, ना पान, ना चालिया, ना। वैसे लिटरली मैं हैरान होती हूँ फैसल पे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला मर्द देखा है। मेरे तो मियाँ खैर स्मोकिंग करते हैं, मेरे भाई भी करते हैं, अब्बा मेरे नहीं करते थे। और उसके बाद मैंने फैसल दूसरा मर्द हो गया। हाँ, जो दूसरे मर्द है कि स्मोकिंग नहीं करते। और ये ज़्यादातर उन्हीं मर्दों को शिकायत होती है, दांत पीले हमारे क्यों हैं। वो स्मोकिंग करते हैं, छालिया खाते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं। हमारी टीम में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, पीछे से नहीं करते भाई, नहीं करते तो वो तीसरा मर्द, चौथा मर्द, पांचवा, छठा मर्द, स्मोक फ्री टीम है हमारी। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है ये कि भाई इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मर्द हमारे मौजूद है जो कि स्मोकिंग नहीं करते, उन्हें दांत पीले होने का कोई शिकायत नहीं। बट ये अगेन वही बात है कि ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों इस तरह की चीज़ों का शिकार होते हैं। खुद एतमादी में फिर कमी महसूस होती है। दांतों पर हम ब्रश तो करते हैं मगर फिर भी कुदरती जो सफ़ेदी चली जाती है ना, वो फिर वापस नहीं आती। दांतों से पीलापन कैसे दूर किया जाए ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, स्मोकिंग के अलावा एक और चीज़ है फैसल, चाय की वजह से भी आपके दांत ख़राब होते हैं।
ये वैसे मैं कह रही हूँ डॉक्टर मैं तो चाय नहीं पीता, इट्स मोर ऑफ ज़रूरत के तौर पे। चलो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, प्लीज। ठीक है, तो डॉक्टर मायरा अनवर और डॉक्टर मरियम अब्बास दोनों हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज में। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि भाई क्या वजूहात होती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम आप कैसी हैं? आई एम आल्सो गुड। अच्छा, सो मरियम आपसे स्टार्ट करते हैं, मुझे बताएं कि दांत पीले होने का सबसे मेजर रीज़न क्या है? आपका इनटेक? बिल्कुल इनटेक, डाइट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। जिस तरह से आपने कहा कि पान, चालिया और स्मोकिंग करने से आपके दांत में ज़्यादा स्टेन्स होना शुरू हो जाते हैं, और इवन चाय और कॉफ़ी से भी आपके दांत काफ़ी स्टेन्स हो जाते हैं। बिल्कुल, कॉफ़ी से भी। कॉफ़ी दिन में एक मरतबा से नहीं होता होगा ना? अच्छा, तो ये मेजर रीजंस हैं। These are the major reasons. ओके, अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहबा कि अब जैसे भी हमने ये जिक्र भी किया ना कि हम ब्रश करते हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि वो शायद हमें पता नहीं है कि हमें कैसे करना चाहिए। वो जो दांतों की कुदरती आपकी सफ़ेदी है, वाइटनेस है, वो फिर वापस नहीं आती है। तो द थिंग इज़ कि ये ब्रशिंग तो हम बहुत सब करते हैं, कहते हैं हम दिन में 1 दफ़ा भी करते हैं, 2 दफ़ा भी करते हैं, बट इट्स द वे यू ब्रश योर टीथ। किस तरीके से हर चीज़ करने का ज़िंदगी में एक तरीका होता है, इसी तरह दांत ब्रश करने का भी एक तरीका होता है। वी हैव गॉट अ मॉडल हियर एज वेल, हम उस पर शो भी करेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आगे की सर्फेसेस ब्रश कर लेते हैं, पीछे से नहीं ब्रश करते, लॉट्स ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से जो दांत हैं वो पीले हो जाते हैं। इसके अलावा डाइट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टी, कॉफ़ी तो बेसिक चीज़ें हैं, बट बहुत सारी मेडिकेशंस भी हैं जो हमारे दांतों पे स्टेन्स अंदर से छोड़ देती हैं। अच्छा, जी सही। अच्छा मरियम, इसका क्या हल है कि अगर आपके दांत पीले हैं तो आप क्या मतलब लाइक वाइटनिंग का कोई वो होता है कि आप करवाएं? वाइटनिंग से बेहतर ये है कि आप खुद ही प्रिवेंशन करें, प्रॉपर ब्रशिंग रखें, इससे आप फ्लॉस करें। और अगर आप टी या कॉफ़ी भी पी रहे हैं तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट और अच्छा ये है कि आप आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद ज़रूर एक रिंस आउट कर लें या आप ब्रश कर लें अपने दांत। राइट, ओके, सो यू हैव अ मॉडल विद यू, राइट? यस। तो हम ज़रा आपको दिखाते हैं कि आप दांत जो है वो सिर्फ आपके सामने वाले नहीं होते भाई, आपके पूरे मुंह में 32 दांत होते हैं। पूरे मुंह में 32 होते हैं, और वो दांत का सिर्फ अगला हिस्सा नहीं होता, पिछला, ऊपरी, निचला। तो प्लीज़ मरियम आप बताइए ज़रा। तो पहले तो ये कि जो आप ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं शुड नॉट बी अ हार्ड ब्रिस्टल ब्रश, या मीडियम ब्रश ना हो, सॉफ्ट ब्रिस्टल्स के साथ आप ब्रश का इस्तेमाल करें। और ब्रश को इस तरह से दांत के एंगल पे रखना है जैसे कि 45 डिग्री इसका हो, एंड क्लोजर टू योर गम लाइन। आप स्मॉल और वर्टिकल सर्कल्स में और स्ट्रोक्स में आप इसको क्लीन आउट करें। तो आप देख रहे होंगे कि गम के अगर सर्कल्स में अगर मैं इसको घुमा रही हूँ तो गम लाइन के अंदर जितने भी फूड इम्पैक्शन होएगी या फूड डिब्री होएगी वो सब क्लीन आउट हो जाएगी। और इस तरह से जब मैं ऊपर नीचे का करूँगी तो दांतों के बिटवीन जो भी खाना फंसा होगा वो भी क्लीन आउट हो जाता है। मैं इस पे मज़ीद आपकी डेमोन्स्ट्रेशन चाहूँगा, क्योंकि लोग हमारे यहाँ होता है ना कि वो दांत को रेगमाल समझ के नहीं बिल्कुल। तो मैं भी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि आपके दांत हैं, दीवार नहीं है, उससे ब्रश करें, रेगमाल से घिसे नहीं। एक ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि आप अपने दांतों में जो ब्रश होता है ना वो कैसे करें। और आई रिमेंबर कि स्कूल्स में भी ये मुख्तलिफ टीम्स आती थी और सिखाती थी, लेकिन स्कूल में क्या ही हमने पढ़ाई सीख ली जो हम ये भी सीख लेंगे। लेकिन द थिंग इज़ के कई लोग अक्सर जो हैं वो इतने बुरी तरीके से ब्रश करते हैं कि वैसे उनके गम से नहीं आता खून, ये ब्रश करने के बाद आ जाता है। तो डॉक्टर मायरा, डॉक्टर मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करवाऊँ डॉक्टर मरियम से, मायरा एक चीज़, और वो ये कि पान हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपको ना सिर्फ स्टेन छोड़ जाता है, लेकिन तो बहुत सारे जो कॉशियस नहीं ओवर कॉशियस लोग हैं फिर वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से रगड़ते हैं कि उनका जो दांतों का एनामल है वो भी जो है वो चला जाता है। व्हाट्स द बेस्ट प्रोडक्ट टू यूज़, या मैं कह रहा हूँ मटेरियल टू यूज़, अपने दांतों में आप कौन सा ब्रश जो है वो यूज़ कर सकते हैं? सो द बेस्ट ब्रश टू यूज़, मार्केट में बहुत सारे होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, बट यू नीड टू बी जेंटल विद योर टीथ। जिस तरह हम बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, दांतों को भी हमें ख्याल रखना है, जेंटली ट्रीट करना है। एंड अ सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश इज़ द बेस्ट ब्रश यू कैन यूज़। एंड बाकी मोस्ट पीपल दे गो वेरी ओवर द टॉप विद द ब्रशिंग, वो धस 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 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करने लग जाते हैं, उनको लगता है हम हमारे दांत
बहुत अच्छे से ब्रश करें, चमका के निकालेंगे। बट एक्चुअली वो जो है वो हमारे मसूड़ों को वीक करता रहता है और मसूड़े जो हैं वो हमारे दांतों के साथ जो उनके जो अटैचमेंट होती है वो छोड़ देते हैं, विच इज़ वाई वो फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है और ठंडा गर्म ज़्यादा लगने लगता है। तो ब्रशिंग टेक्निक तो इम्पॉर्टेंट है, बट यूजिंग द राइट प्रोडक्ट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द ब्रशिंग टेक्निक इटसेल्फ। और यही चीज़ इसको अगर थोड़ा कंटिन्यू करें, जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल काबू में है ही नहीं, तो उनको काबू में लाने के लिए एक चीज़ कहलाई जाती है चॉकलेट, और वो उसका इतना ओवर यूजेज हो जाता है कि फिर उनको कैविटीज और दीगर चीज़ें हो जाती हैं। सो हाउ टू गो अबाउट देम, उनको फिर हम कैसे लेके चलें व्हेन इट कम्स टू द यंगर वंस? देखिए, मैं समझती हूँ कि कोई भी चीज़ को आप कम्प्लीटली ज़िंदगी से ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे आप चाय कॉफ़ी की बात कर रहे थे, चॉकलेट की बात कर रहे थे, वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, हम बेशक डेंटिस्ट हैं बट हम भी चाय कॉफ़ी क्रीम सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बट कोई भी चीज़ एज़ लॉन्ग एज़ मॉडरेशन में की जा रही है इट्स फाइन। आपने बस ये कोशिश करनी है कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। बच्चों को आप मोटिवेट दूसरे तरीके से कर सकते हैं। चॉकलेट देने के बजाय आप उन्हें कोई छोटा सा कोई गेम दे दें, डिस्ट्रैक्ट करें। द पॉइंट इज़ टू डिस्ट्रैक्ट देम। कुछ भी आप उनके लिए ऐसी चीज़ मोटिवेशन रख सकते हैं। इट डज़ नॉट हैव टू बी अ चॉकलेट। और अगर वो दिन में ले भी रहे हैं चॉकलेट, द पॉइंट इज़ कि खाना उनके मुंह में जमा ना हो। वो उसके बाद गिव देम लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर या आस्क देम टू जस्ट रिंस देम आउट। इवन दैट्स गुड इनफ। लाइक आई वोंट से कि कम्प्लीटली कट ऑफ कर दीजिए, बट मॉडरेशन इज़ द की। सही, ठीक। अच्छा मरियम, आप मुझे बताएं कि जो लोग वाइटनिंग और स्केलिंग की तरफ जाते हैं, मैंने तो ये सुना स्केलिंग नहीं करवानी चाहिए, दांत इससे कमज़ोर हो जाते हैं, प्लीज़ ज़रा करेक्ट कीजिएगा। और दूसरा ये कि मिथ है, अच्छा, दिस इज़ नॉट राइट इन द सेंस कि लोग जो समझते हैं कि स्केलिंग कराने से दांत वीक हो जाते हैं या मोर सेंसिटिव हो जाते हैं। एक्चुअली स्केलिंग इज़ अ प्रोसीजर जिसमें हम जो बिल्डअप होता है ऑफ टार्टर या कैलकुलस जिसको कह लें, खाना जो जम जाता है और जो प्रॉपर ब्रशिंग से आप क्लीन आउट नहीं कर सकते, दैट वी क्लीन इट आउट प्रोफेशनली विद स्केलिंग। तो स्केलिंग में हम ना सिर्फ दांतों के जमे हुए खाने को भी हम क्लीन आउट करते हैं, बल्कि इससे आपके जो मसूड़े हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं। जो ब्लीडिंग आपको हो रही होती है, जो सेंसिटिविटी होती है, वो भी रिड्यूस डाउन हो जाती है। अच्छा, आप बता रही थी ब्रश करने का जो तरीका है, मैं चाहूँगी कि ज़रा वो भी प्यारे बच्चों ज़रा गौर से देखें कि ज़रा भाई ज़रा जूम इन करें और दिखाएं। हाँ, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल सर्कल्स और अप एंड डाउन मोशन में तो आपको अपने आगे के दांत और पीछे के दांत अच्छे से साफ़ करने हैं। इसी तरह से जो बाइटिंग सर्फेसेस हैं, यहाँ पे खाना अक्सर फंस जाता है और यहाँ पे कैविटीज़ भी होती हैं। मोस्टली कैविटीज़ हमें इन्हीं दांतों में मिलती हैं। इसके अलावा जो आगे के दांत हैं, यूजुअली होता है कि ब्रश को अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करें, इस तरह से ब्रश करते हैं तो सही से ब्रशिंग नहीं हो पाती। तो आप अपने ब्रश को इस तरह वर्टिकल में टिल्ट करें एंड देन क्लीन इट आउट। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक एक ब्रिस्टल जो है वो दांतों के अंदर जाके क्लीन आउट कर रहा है। एंड सबसे एंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी टंग को भी क्लीन आउट करें। आपके ब्रश के पीछे ही एक टंग स्क्रैपर है, इससे आप ज़रूर अपने टंग को साफ़ करेंगे तो बैड ब्रेथ भी नहीं होएगी और फ्रेश रहेंगे आप। ओके, सो देखें, हर चीज़ को बनाने का एक मकसद होता है, और आज 35 साल बाद मुझे पता चला कि हमारे टूथब्रश के पीछे टंग स्क्रैपर होता है, और उससे वो डिज़ाइन नहीं होता, वो हाथ की सफाई नहीं होती। मैं चाहूँगा एक बार फिर वो टंग स्क्रैपर देखें। भाई मुझे नहीं पता ना, ये जरा जूम करके दिखा दें। ये टंग स्क्रैपर है, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता होगा। यस, और इससे आप अपनी ज़ुबान साफ़ करते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं लास्ट में सबसे ज़रूरी सवाल मायरा, के दांतों को मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी डाइट। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि आप कैल्शियम रिच खाने खाएं, फ्लोराइड रिच टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। व्हाट दैट डज इज़ कि जहाँ भी आपके दांत कमज़ोर हो रहे होते हैं, फ्लोराइड दांतों की सेहत के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कहलाई जाती है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कहलाया जाता है। सो दैट्स रियली गुड फॉर योर टीथ। डाइट के बाद आके फिर आती हैं हमारी बिट्स, ठीक है, कि हम किस तरह हमारे दांतों का ख्याल रख रहे हैं। ब्रशिंग इज़ वन थिंग जो डॉक्टर मरियम ने बहुत फोकस किया है, बट एक और चीज़ पे मैं बहुत एम्फसाइज़ करना चाहूँगी, दैट इज़ फ्लॉसिंग। हमारे यहाँ फ्लॉसिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, और लोग समझते हैं कि उससे हमारे दांतों के बीच में गैप्स आ जाते हैं। ओके, बट वो एक्चुअली आपकी गम्स और हड्डियों को साफ रखता है। अच्छा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ डू नॉट टेक योर डेंटल विजिट्स लाइटली।
हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि लोगों के जब तकलीफ होती है वो फिर जाते हैं, तब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। 6 months विजिट इज़ डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके ठीक है जी, डॉक्टर मायरा बेहद शुक्रिया, डॉक्टर मरीम आपका भी बेहद शुक्रिया। सो अब वो तमाम लोग जिन्हें इनका तरीका नहीं पता था और जिन्हें नहीं पता था कि ब्रश के पीछे होता है जी आपकी ज़ुबान साफ़ करने के लिए भी, तो उनको पता चल क्या होगा कि ब्रश आपने कैसे करना। ज़रा गंदी ज़बान वाले जो हैं वो ज़रा खैर अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिकेट की। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान फतह के बहुत करीब पहुँचा, लेकिन एक फैसले ने मैच का रुख ही बदल दिया। अच्छा, और यहाँ तो हम हंस भी नहीं सकते ना दांत निकाल के, ऐसा नतीजा आया है। जो इंग्लैंड ने 26 रन से कामयाबी समेटी, सीरीज उन्होंने अपने नाम कर ली। एक फैसले ने पूरी सीरीज का रुख ही मोड़ दिया। पाकिस्तान जीत से 64 रन दूर था। थर्ड अंपायर जो विल्सन ने सऊद शकील के खिलाफ मुतनाज़े फैसला दे दिया। मैच इंग्लैंड की मुट्ठी में आ गया। चौथे दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 157 रन और इंग्लैंड को 6 विकेटें दरकार थी। वहीं मशरफ 10 रन बनाकर आउट हो गए। छठी विकेट के लिए सऊद शकील और मोहम्मद नवाज के दरमियान 80 रन की शराकत बनी। मोहम्मद नवाज 45 रन पर आउट हो गए। 291 रन पर पाकिस्तान की 7वीं विकेट गिरी, जब सऊद शकील 94 रन बनाकर अंपायर जो विल्सन का निशाना बने। अबरार अहमद ने 4 चौके लगाए, मगर 310 के स्कोर पर जिमी एंडरसन ने अबरार को जकड़ लिया। पावर 11 328 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने टेस्ट मैच 26 रन से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। क्या कहें, बोलने को बचा ही नहीं है। आदिल अजहर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके पास भी ज़्यादा बोलने को होगा नहीं। तो आदिल भाई, एक तो वेलकम बैक, बड़े मज़े की जगहों पे आप होके आए। कल जीत जाते मज़ा दुबाला हो जाता। सोचने को तो बात है कि पहला टेस्ट भी जीत जाते तो मज़ा तिबाला हो जाता, लेकिन अब 2 गुना लगान जो है वो इंग्लैंड ने वसूल। बाय द वे 3 गुना हो गया भाईजान। वर्ल्ड कप, उससे पहले सीरीज़ 4-3 की और अब ये टेस्ट भी। तो आदिल भाई, मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या वेंट रॉन्ग, तो बताइए ज़रा। हाँ, मेरे ख्याल से पहले तो आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, सब व्यूअर्स को भी। और यस, वाकई बड़ी खूबसूरत जगह है। पहली बार बहुत सारी जगहें देखकर मैं आया। कल मैं बावलपुर से वापसी के रास्ते पे गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मेरा फोकस जो है ना वो बहरहाल वो, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मोबाइल ऐप्स पे मैचेस आने शुरू हो गए हैं, तो उस पर भी काफी ज्यादा साथ साथ चल रहा था। और देखिए, जिस वक्त सऊद शकील आउट हुए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिस वक्त इससे पहले नवाज आउट हुए, तो उसी वक्त ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला पाकिस्तान के हाथ से अब निकल जाएगा। हम इस तरह के मैचेस फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी रिपोर्ट भी सुन रहा था, ज़ाहिर अंपायर जोएल विल्सन को काफी इसके लिए जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि क्रिकेट के रूल्स पर भी नजरसानी की जरूरत है। यहाँ पे एक डिस्कशन और भी खुल जाता है। इंडिया का कोई खिलाड़ी इस तरह आउट होता है और उस पर वो सीरीज हार जाते, तो वो रूल चेंज करवा देते हैं कि ये जो होता है ना, देयर शुड बी सब्सटेंशियल एविडेंस, जिसकी वजह से नतीजा, मुझे नहीं पता और क्या सब्सटेंशियल एविडेंस चाहिए थी उनको, वो क्लियरली जमीन से लगा था। लेकिन फैसल, मेरा सवाल ये कि सिचुएशन यहाँ तक पहुंचती क्यों है, सिचुएशन यहाँ पर आती ही क्यों है। पहली इनिंग के जो 202 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, जहाँ पे ये वाला टेस्ट हम हार गए, वो 202 रन क्यों बने? पाकिस्तान उस विकेट पे, पाकिस्तान शुड हैव प्लेड बेटर। आई मीन, ये तो वो विकेटें थी दैट वाज सपोज्ड टू हेल्प आवर स्टाइल ऑफ क्रिकेट। सो ये महज एक दो जुमलों में ये बात नहीं कही जा सकती। देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ। आप देख लीजिए इस साल की परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया से आप हारते हैं, आप इंग्लैंड से होम सीरीज अपनी हार जाते हैं, एशिया कप हार जाते हैं, आप वर्ल्ड कप चलें, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देता हूँ, कुछ कुदरत का निजाम ऐसा चला कि आप फाइनल में पहुंच गए। न्यूजीलैंड की सीरीज एक वाहिद थी जहाँ पे आप कह सकते हैं वाकई पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की T20 सीरीज में। लेकिन उसके अलावा मसाइल हैं, इश्यूज हैं। टेस्ट क्रिकेट, अबरार चल गया, अबरार नहीं चलता तो क्या बॉलिंग थी ये पाकिस्तान की। आई मीन, दिस इज द वीकेस्ट बॉलिंग अटैक जो कि हमने शायद देखा होगा। अबरार को अगर साइड पे कर दें, बहुत लंबी गुफ्तगू ज़ाहिर बनती है इस पे। फैसल, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर सीरियसली रॉन्ग। ये मार्जिनल वाली गेम नहीं है कि बस मैं सुन रहा था कल कुछ लोग कहते यार मार्जिनली बस इंप्रूवमेंट थी, इंग्लैंड की वो हार गए। नहीं यार, आपके अपने होम ग्राउंड पे आपको वो 2-0 मारे, 3-0 भी आपको मार सकते हैं। आपकी कंडीशंस को शायद आपसे ज्यादा बेहतर समझ कर आए। सही। अच्छा आदिल, मुझे ये बताएं कि पहला टेस्ट हम एक मुर्दा विकेट पे हारे, दूसरा टेस्ट हम एक मुश्किल तरीन विकेट पे हार गए, तो कौन सी पिच लाइन हमारे लिए बेहतर है जिसपे हम जीत सकते हैं?
ये तो हम लोग शाम में प्रोग्राम जब गेम सेट मैच कर रहे होते हैं तो हम भी अक्सर ये सवाल अपने गेस्ट से पूछ रहे होते हैं, या जो भी वहाँ पे लोग आते हैं, हम कहते हैं यार पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, हमें किस चीज पर खेलना है, वो क्या फॉर्मूला है। शायद हम विकेट बनाना भूल गए या क्या हो गया। देखिए एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान डेड विकेट में जो हारा है उसके हारने की वजह इंग्लैंड के खेलने का अंदाज था। पाकिस्तान अगर कोई और टीम यहाँ पर होती और वो वही 4.5 रन की एवरेज से, या चले पाकिस्तान जिस तरह 4.25 रन की एवरेज से खेला, वो करते ही ये मैच ड्रॉ होना था जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने खेला। इंग्लैंड क्रिएटेड अ रिजल्ट आउट ऑफ इट। आपको यहाँ पे उनको देना पहले ओवर से जिस तरह उन्होंने अटैक किया, वी हैड नो आइडिया इसको फेस कैसे करना है। जहां तक इसका ताल्लुक है स्पिनिंग ट्रैक, यस इस विकेट पे स्पिनर को मदद मिल रही थी, लेकिन आप देखिए सेकंड इनिंग में तो वुड वाज देयर मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर। उसने किया क्या, वो शॉट पे शॉट रख के जा रहा था, साफ क्लियर था कि किस स्ट्रैटेजी के साथ आपके साथ खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मौमा है जो हमको अब समझ में नहीं आ रहा कि हमारी स्ट्रेंथ है क्या। अल्लाह करे हम समझ जाए। अच्छा अदील, ये एक बड़ा इशू रहा है नाउ, सब ऑल द गन्स आर नाउ टुवर्ड्स द कैप्टनसी, और बाबर उनकी क्लास दैट्स एक जगह पे है, लेकिन एक टाइम पे आके विराट को भी कैप्टनसी से स्टेप डाउन करना पड़ा था, और उस वक्त तक मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि लोग विराट को कैप्टन के तौर पे देखना पसंद भी नहीं कर रहे थे। अभी थोड़ी बहुत है बाबर के पास कुछ, अगर 70-30 उनके 30% उनके हक़ में है, बट डू यू थिंक नाउ इट्स द टाइम, बिकॉज जब आप कैप्टनसी का जो आयरन है वो उस वक्त टेस्ट होगा जब क्रंच मोमेंट आएगा। 10 विकेटों से अगर कोई जीत रहा है तो वो दैट्स नॉट कैप्टनसी ना। तो सर इशू ये है कि क्रंच मोमेंट पे अगर मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ तो क्या मेरे लिए बेहतर नहीं है कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ कैप्टनसी से भी? देखिए फैसल, ये इस वक्त ना एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब लेना पड़ेगा। मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछली कोई 2-3 दहाइयों में, मैं इमरान खान के बाद की बात या शायद वसीम अकरम के बाद की बात करूं, पाकिस्तान के किसी कैप्टन को इतनी जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिली थी जिसे हम कह सकते हैं कि उसको, वरना पाकिस्तान में हमेशा कप्तान कभी सिलेक्शन कमेटी से नाराज है तो कभी पीसीबी बोर्ड से, कभी उसके खिलाफ टीम में ग्रुप बंदियां चल रही हैं, उसके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं। हमें याद है, हमारी लिविंग मेमोरी में कुरान में हलफ लेके कप्तान के खिलाफ उसको रिमूव करने के वादे लिए गए थे। बाबर तो बड़ा खुशकिस्मत कप्तान है कि ही इज गेटिंग द टीम दैट ही वांटेड। उसको पीसीबी से जिस लेवल की सपोर्ट मिल रही है, अभी आपने ये देखा कि मुल्तान में कुछ लोगों ने बाबर के खिलाफ नारे लगाए उसके 1 रन पे आउट होने पे, सम डिसअपॉइंटेड फैंस। जिस लेवल की सपोर्ट बाबर को मिली है वो तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी है। आई थिंक बाबर को भी ना इसको रीपे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। क्रंच मोमेंट्स पे इस साल बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, ये बात माननी पड़ेगी। एंड आई थिंक द राइट मोस्ट पर्सन टू डिसाइड अबाउट दिस इज बाबर हिमसेल्फ। वो खुद उसको ये देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि कैप्टनसी उसको सूट कर रही है या बाबर को नहीं कर रही है। फिर ये भी सवाल आ जाता है फैसल कि अगर बाबर को कप्तानी से हटाएंगे तो फिर आप कप्तानी अब देने किसको वाले हैं? क्या आपके पास टेस्ट में कोई कप्तान है? जी अच्छा अदीब, मेरा क्वेश्चन लीजिएगा, फिर इस पे कमेंट भी कीजिएगा और अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। आपको नहीं लगता कि बाबर बहुत ज़्यादा वर्क ऑफ लोड में मुब्तला है, मतलब बहुत बर्डन है उनके ऊपर, रिलैक्स उन्हें रखने की बड़ी ज़रूरत है, जो कि शायद हमारी टीम या फिर हमारी मैनेजमेंट जो है वो कर नहीं पा रही? देखिए बाबर अब कोई नया कप्तान नहीं है, ये बात प्लीज हमें अब समझनी पड़ेगी। बाबर मुख्तलिफ फॉर्मेट से होते होते तकरीबन 2.5-3 साल का हिस्सा गुजर चुका है कि बाबर कप्तानी कर रहे हैं। उनको अब ये बेनिफिट ऑफ द डाउट कि यार ही इज अ लर्निंग कैप्टन, ये वाली बात अब चल नहीं सकती। कप्तानी एक बोझ होता है, एक बार है बहुत बड़ा जो भी खिलाड़ी होता है वो उठाता है। जरूरी नहीं है कि आपका कप्तान आपका बेस्ट प्लेयर हो, ऐसा नहीं होता। आई रियली डोंट नो, ये तो मुझे गली मोहल्ले की क्रिकेट वाला रूल लगता है, जो बेस्ट प्लेयर है उसको उठा के कप्तान बना दो। आई थिंक कुछ गलतियां ये कप्तानी के हवाले से हमसे पहले हुई थी, अब हमें काफी हद तक समझ में भी आने लगा कि कप्तान की तब्दीली पाकिस्तान में आखिर सरफराज को हटा के बाबर को कप्तान क्यों लाया गया था, बिकॉज उस वक्त के गालिबन वजीर आजम को वो बाबर बड़े अच्छे लगे थे, जो कि इट्स नॉट द वे। जहाँ पे आप इंस्टीट्यूशंस या सिस्टम्स बनाने की बातें करते हैं, कप्तान इस तरह चेंज नहीं होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि ये साल जो है ना, ये बाबर के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का साल है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। इस टेस्ट मैच के बाद हमारा सीजन, इस साल का कैलेंडर ईयर खत्म हो जाएगा। जाहिर है बहुत क्रिकेट पड़ी है, बाबर को सोचना पड़ेगा 1 या 2 फॉर्मेट की अगर वो कैप्टनसी गिव अप कर दे तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा।
विराट कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन बनने के बाद कप्तान बना था। मुझे लगता है, हमेशा से मुझे लगता था बाबर और कप्तानी हमने थोड़ा पहले थी। और अदिल भाई, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अब 40 सेकंड्स हैं, मैं चाहूँगा कि ये 40 सेकंड हम पूरा गुस्सा एक बंदे पे निकालें जिसका नाम है फ़हीम अशरफ। नॉट अ गुड T20 प्लेयर, नॉट अ वनडे प्लेयर, नॉट आपकी आवाज़ आई एम नॉट एबल टू हियर यू। अरे सर, अब हमारे पास 30 सेकंड रह गए। मैं चाहूँगा कि 30 सेकंड हम गुस्सा उतारें फ़हीम अशरफ पे। नॉट अ गुड T20, नॉट अ गुड टेस्ट एंड नॉट अ गुड वनडे प्लेयर। फैसल, कैन यू रिपीट? आप प्लीज सवाल रिपीट कर सकते हैं? मैं समझ नहीं पाया। अदिल भाई, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा अदिल, फ़हीम अशरफ पे फैसल जो है ना गुस्सा निकालना चाह रहे हैं, वो करें किसी भी जगह पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो प्लीज़ ज़रा शॉर्टली कमेंट करें। आई थिंक अदील को मेरी भी आवाज़ नहीं आ रही है। असल में गुस्सा इतना फ़हीम अशरफ की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो टीम में भी है और उनसे लिंक्ड सवाल जब वो भी नहीं किया। लेकिन देखिए, हुआ तो ये कि 2-0 वी आर गॉन। हमारे पास आखिरी टेस्ट आ गया। होगा क्या उसमें? होगा ये कि उसमें सरफराज आएंगे, होगा ये कि उसमें शान मसूद आ जाएंगे। हम सब बोलेंगे वाह वाह, वही बड़ी अच्छी बात हो गई। अगर लक से कराची वाला टेस्ट जीत भी गए तो भी हम 2-1 से हार ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरीज हमें करने के लिए ज़रूरत है टीम में। चलें जी, वो अल्लाह करे हो जाए वक्त के साथ साथ। हम तो नहीं कर सकते, जो वहाँ पे बड़े बैठे हैं वो कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतने, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।